आगे हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में सबसे पहले नंबर पे एवरेज आ रहा है। एवरेज का मतलब ये होता है, जिस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ आपको तनख्वाहें नज़र आ रही हैं, किसी की तनख्वाह 23,000, 18,500, 19,000, 21,000, 9,000। आप देखना चाहते हैं कि एवरेज हर बंदे की कितनी तनख्वाह है, एवरेज हर बंदे की औसतन कितनी तनख्वाह बनती है। उसके लिए हम इक्वल का साइन देंगे, एवरेज का फार्मूला लगाएंगे और हम उसको ये सारी की सारी रेंज दे देंगे, ये वाली। ठीक हो गया, रेंज दे दी हमने। रेंज देने के बाद आप ये बतला देगा कि एवरेज हर बंदे की तनख्वाह कितनी बन रही है, 18,234 रुपये बन रही है। अगर आपने किसी मखसूस क्राइटेरिया की बुनियाद पे एवरेज निकालनी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो एवरेज निकाली गई हैं। पहले मखसूस क्राइटेरिया का मतलब यह है कि मैं चाहता हूँ कि जिनको कोई तनख्वाह नहीं मिली, जैसे मिसबाह की तनख्वाह ज़ीरो है, इसको एवरेज में शुमार ना करे, क्योंकि अगर इसको भी एवरेज में शुमार करेगा तो फिर हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि जिनको मुलाजमीन को तनख्वाह मिली है उनकी औसतन तनख्वाह कितनी बन रही है, क्योंकि मिसबाह को तो तनख्वाह मिली नहीं ना, इसको लिहाजा हमने एवरेज में शामिल नहीं करना। मैं दोनों फार्मूले लगा के आपको दिखाता हूँ। एक सिंपल एवरेज वाला, ये सिंपल एवरेज वाला होगा, जिसमें ज़ीरो को भी एवरेज में वो शामिल करेगा जिसको तनख्वाह नहीं मिली। तो कितना आ गया, 14,434 आ गया। अब हम एवरेज इफ़ वाला फार्मूला लगाते हैं, एवरेज इफ़ वाला। अब मैं इसको रेंज दे देता हूँ कि ये वाली रेंज है, कॉमा दिया, क्राइटेरिया कहते हैं बतलाओ क्राइटेरिया, जो हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया जाता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कहता हूँ कि उनकी तनख्वाह, सिर्फ उनकी तनख्वाह की एवरेज निकालो जिनकी तनख्वाह ज़ीरो से ज़्यादा है, यानी जिनको तनख्वाह मिली है सिर्फ उन्हीं की ही आपने एवरेज निकालनी। जिनको तनख्वाह नहीं मिली आपने उनको एवरेज में शामिल नहीं करना। इंटर का बटन दबा दें, अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एवरेज कितनी आ रही है, 18,042 आ रही है, और ऊपर एवरेज कितनी आ रही है, 14,434। इसने ज़ीरो को, इसको भी शामिल किया एवरेज में, जबकि एवरेज वाले फार्मूले ने ज़ीरो को शामिल नहीं किया। ये लार्ज वाला फार्मूला तो हमारा गुज़श्ता हो चुका है ना। इसी के मद्दे मुकाबले एक फार्मूला आता है स्मॉल वाला। कौन सा फार्मूला है, स्मॉल वाला। स्मॉल वाले फार्मूले ने क्या काम करना होता है, लार्ज ने काम करना होता है बड़ी मिकदार देखने के लिए, स्मॉल ने क्या करना होता है, छोटी मिकदार देखने के लिए कि सबसे छोटा अदद कौन सा है या नंबर कौन सा है। स्मॉल वाला फार्मूला का इस्तेमाल करें। इसको अरे दे दें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर टाइम लिखे हुए हैं, रेस के यहाँ पर शुरू होने का टाइम है 8 बजे और उस्मान ने रेस ख़त्म की 9:35 पे। सबका रेस शुरू होने का टाइम 8 ही है, रेस एंड होने का टाइम हर एक का अलग है। तो यहाँ पे आगे उनका टोटल टाइम आ रहा है, जो टोटल टाइम था वो मैंने एंड रेस में से स्टार्ट रेस को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे टोटल टाइम आ गया। मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे इक्वल का साइन, इसमें से मैंने माइनस कर दिया किसको, इस टाइम को, तो मुझे बतला देगा कि वो इतने घंटे और इतने मिनट्स हैं। ठीक हो गया, ब्रैकेट देना ज़रूरी नहीं होता, इसी को हम नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये यहाँ पे हमारे पास आ गया कि इस उस्मान ने 1 घंटा 35 मिनट में दौड़ मुकम्मल किया, मखदूम ने 1 घंटा 15 मिनट में, मिसबाह ने 1 घंटा 9 मिनट में। अब हम देखना चाहते हैं कि विनर कौन है, सबसे कम वक्त में किस प्लेयर ने अपनी रेस को ख़त्म किया है। इक्वल का साइन दे दें, स्मॉल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे अरे दे दूँगा, हमें कौन सा चाहिए, सबसे कम चाहिए ना, जिसने सबसे कम नंबर, यानी जो पहले नंबर पे है। पहला लीक इंटर का बटन दबाया, उसने बता दिया सबसे कम टाइम किसका आ रहा है, 1 घंटा 9 मिनट का आ रहा है। तो 1 घंटा 9 मिनट ये वाला बनेगा, मिसबाह का बनेगा। इसी तरह आप दूसरे और तीसरे का भी देख सकते हैं। उससे आगे आ जाएँ, मिन, मैक्स है, मिन और मिन ए, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। मैक्सिमम का तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सबसे बड़ी वैल्यू देखने के लिए, और मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू देखने के लिए। और जो मैक्स ए जिनके साथ ए लगा हुआ, मिन ए जिनके साथ ये भी लगा हुआ, ये लॉजिकल। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। समझ लगी आपने सलाम क्यों किए। जी उस्ताद जी, जज़ाकल्लाह। और मैक्स ए और मिन ए, ये वाले जो दो फार्मूले होते हैं, ये लॉजिकल वैल्यूज़ को भी देखते हैं। लॉजिकल वैल्यू से मुराद हमारी दो वैल्यूज़ होती हैं, एक वैल्यू ट्रू होती है और एक वैल्यू फॉल्स होती है। ट्रू और फॉल्स। ट्रू 0 होता है
ट्रू 1 होगा और फॉल्स 0 होगा। ट्रू क्या होगा, ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1, जहाँ पे ट्रू लिखा हो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है 1, और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है 0। जो सिंपल मैक्स और मिन हो गए, इन्होंने लॉजिकल वैल्यूज़ को नहीं देखना। मैक्स से और मिन ने ये लॉजिकल वैल्यूज़ को भी देखेंगे। हम करके देखते हैं। मैक्स का मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया। मैं कहता हूँ कि मुझे इस रेंज में से बतलाओ मैक्सिमम कौन सा है। दोबारा रेंज देते हैं, इस रेंज में से बतलाओ मैक्सिमम कौन सा है। इसने बतला दी है। कौन सी वैल्यू आ रही है 9। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 8, इसको नीचे कर दें। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 8, नीचे कर दें। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये 0 है, -5 है, -9 है, माइनस में ये देख लें, माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। -4 क्या होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, बड़ा होगा, और -10 क्या होगा, छोटा होगा। बस ये ध्यान में रखें। और फॉल्स की वैल्यू मैंने आपको बतला दी है कितनी होती है 0 जी। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है -4 होगी। वैसे तो 0 होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि जो मैक्स वाले फार्मूले ने 0 वैल्यूज़ को नहीं देखना। किस, ये कौन फार्मूला देखेगा, मैक्स ए वाला। इसको भी साथ ही ले लेते हैं, मैक्स ए को, मैक्स ए, ये सारी वैल्यूज़ दे देते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 0 आएगा, क्योंकि फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। 0 यहाँ पे बड़ा है। यहाँ पे देखें नीचे, यहाँ पे कौन सी वैल्यू बड़ी है 9, यहाँ पे भी जवाब 9। मिनिमम पे आ जाए। मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम अज़ कम। इसमें से कम अज़ कम वैल्यू कौन सी है 5, इससे निचले में 3, इससे निचले में मिन ने फॉल्स वाली वैल्यू देखनी नहीं है 3, इससे नीचे में -9 कहीं पे आ रहा है, ये -9, इससे नीचे में 5। अब मिन ए ने किसको देखना है, लॉजिकल वैल्यूज़ को भी देखेगा। यहाँ पे लॉजिकल वैल्यूज़ को खैर कोई है ही नहीं, इनके नताइज वैसे ही आएंगे। यहाँ पे आ जाए, ये देखें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 0, ये फॉल्स है ना 0 सबसे छोटा है, 5, 3, 8 ये सब 0 से बड़े हैं। इसकी समझ लग गई। मिन ए और मैक्स ए इन्होंने लॉजिकल वैल्यूज़ को भी देखना है। आगे आगे रैंक वाला फंक्शन। रैंक वाले फंक्शन ने भी बिल्कुल वही काम करना है जो काम लार्ज वाला फार्मूला करता है। कौन सा काम करता है, देखने के लिए कि ये जो हमारा नंबर है, जो भी हम इसको नंबर या जो भी हम इसको वैल्यूज़ देते हैं वो हमें बतला देता है। मैं इसको एक वैल्यूज़ दूंगा, मैं कहूँगा कि मुझे इसमें से लार्ज चाहिए, जो नंबर 1 पे वो मुझे उसका रिजल्ट दे देगा। मैं कहता हूँ मुझे 2 वाला बताओ, वो उसका रिजल्ट दे देगा। अब रैंक ने क्या काम करना होता है, रैंक ने ये काम करना होता है कि हमने इसको पूरी लिस्ट दे देनी है। पूरी लिस्ट देने के बाद हम इसे बताएंगे, कोई नंबर दे देंगे कि इस नंबर को तुम मुझे बताओ कि वाला नंबर इसमें से लिस्ट में कितने नंबर पे आ रहा है। बस आगे तो मैंने तनख्वाहें देखनी है, सबसे ज़्यादा तनख्वाह किसकी है, तो मैं ये पूरी तनख्वाहों का उसको दे दूँगा, डेटा बेस दे दूँगा। फिर मैं उससे पूछूंगा कि मुझे पहले नंबर वाली बताओ, दूसरे वाली बताओ या तीसरे वाली बताओ। देखिए होगा कैसे, इक्वल का साइन रैंक EQ। पहले इस्तेमाल होता था सिंपल रैंक वाला, आजकल जो रैंक वाले की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है, रैंक EQ वाला। कौन सा है, रैंक EQ वाला। कहता है कि मुझे नंबर बतलाओ, आप कौन सा नंबर देखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं पहले नंबर पे जो आ रहा है वो मुझे दिखाओ। कहता है रेफरेंस मुझे दे दो। मैं कहता हूँ ये सारा का सारा तुम्हारा रेफरेंस है। ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर का बटन दबाएं। इसका अगला आर्गूमेंट इसको ज़रूरी तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शनल होता है, फिर भी देख लेते हैं 0। इस फार्मूले को दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके आर्गूमेंट्स बदलते हैं। रैंक EQ, पहले नंबर पे मैं इसे नंबर्स दे देता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने इस नंबर को देखना है, और इस मैंने पहले वो दे दिया था, क्या कहते हैं उसे, एक नंबर लिख दिया था, वो नहीं लिखना था। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये 17,500 है। मैं इस वैल्यू को देखना चाहता हूँ कि ये इन तनख्वाहों में से कितने नंबर पे आ रही है, कि इस आदमी को जो तनख्वाह मिल रही है
ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 21,000 है, फिर उसके बाद 23,000 है, फिर उसके बाद 18, फिर 17, फिर 9, तो ये कितने नंबर पे ये तनख्वाह लेने वाला बंदा है। इक्वल का साइन, रैंक EQ मैंने अब देखनी है 17,500 को देखना है, और मैंने इस टेबल में इसको देखना है। ये टेबल मैंने इसको दे दिया। अभी हम इसका ऑर्डर नहीं लेते, यहीं पे हम इस फार्मूले को क्लोज़ कर देते हैं। इंटर का बटन दबा दें, वो मुझे बतला देगा कि ये वाली जो तनख्वाह है, ये वाली तनख्वाह ये कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। अब देखें चौथे नंबर पे है या नहीं। ये 21,670 पहले नंबर पे है, 23,000 पहले नंबर पे है, 21 दूसरे पे, 18,500 तीसरे पे, और 17,500 कितने नंबर पे आ रही है, चौथे नंबर पे आ रही है। आप इससे कोई भी वैल्यूज़ देते हैं, हम रैंक EQ वाले फार्मूले में वैल्यूज़ दे के फिर हम इसको टेबल देते हैं, और उस टेबल में हम कहते हैं इसको देखो कि ये जो वैल्यू है ये कितनी पोजीशन पे है। पोजीशन जगह के अतबार से नहीं, पोजीशन का मतलब ये रैंक के हिसाब से कितने रैंक पे आ रही है। उसके बाद बाकी सब रैंक भी हो गया हमारा, लार्ज, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। इसके साथ जो हमारे फार्मूलेज थे वो सारे के सारे मुकम्मल हो चुके हैं। हमने लॉजिकल भी देख लिया, टेक्स्ट वाले भी देख लिए, डेट एंड टाइम भी हो गया, लुक अप रेफरेंसेस भी होगा, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया। मोर फंक्शन में आज हमने स्टैटिस्टिकल पढ़ लिए थे, इंजीनियरिंग और क्यूब हमने नहीं पढ़ने, इन्फॉर्मेशन भी हमारे हो चुके थे। कॉम्पैटिबिलिटीज़ वाले फार्मूले मैं आपको बतला चुका था कि ये वाले नहीं पढ़ाए जाते। कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये गुज़श्ता जो थे वर्ज़न उनमें इस्तेमाल होते हैं, इस वर्ज़न में से इस्तेमाल ना किया जाए। अब हम उससे आगे आते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पे फोरकास्ट में आते हैं। आप डेटा में आ जाएं। डेटा में आ जाने के बाद फोरकास्ट शीट पे आ जाएं। फोरकास्ट शीट का मतलब क्या होता है, फोरकास्ट शीट का मतलब ये होता है आपने अपनी दुकान की आमदन एक तरतीब के साथ लिखी होती है। जिस तरह जनवरी की आमदन दुकान की कितनी थी, फरवरी में 1,25,000, मार्च में 2 लाख, अप्रैल में 2,25,000। आप एक तरतीब से अपनी दुकान की सेल को लिखते जाते हैं, और ये लिखना शुरू हुआ जनवरी 2018, और अब तारीख़ है अगस्त 2000 मिसाल के तौर पे 19। 1.5 साल से कुछ ऊपर का डेटा दुकान का मौजूद है। इसी डेटा की बुनियाद पे हमने जायज़ा लेना हो हम आइंदा 1 साल में कितना कमा लेंगे। हम आइंदा 1 साल में हमने पेशगोई करनी है, हमने जायज़ा लेना है कि हमारी 1.5 साल में दुकान ने हमें इतना प्रॉफिट दिया है, आइंदा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल में मेरी सेल कहाँ तक पहुँच सकती है। इसे कहते हैं फोरकास्ट। क्या कहते हैं, फोरकास्ट। फोरकास्ट लेने का तरीका ये होता है कि जहाँ पे आपका डेटा तरतीब से लिखा हुआ, डेटा का तरतीब से लिखा होना ज़रूरी है। अगर आपका डेटा बेतरतीब होगा ना, कि आपने जनवरी लिखा, फरवरी, मार्च, अप्रैल छोड़ दिया, फिर मई लिख दिया, जून, जुलाई छोड़ दिया, अगस्त लिख दिया, सितंबर, अक्टूबर छोड़ दिया, नवंबर लिख दिया, इस तरह नहीं डेटा होना चाहिए। डेटा आपका क्या होना चाहिए, एक तरतीब से होना चाहिए। डेटा कैसा होना चाहिए, आपने उस डेटा के अंदर अपना कर्सर ले आना है। ये देखें डेटा के अंदर कर्सर है। उसके बाद आपने फोरकास्ट शीट पे आ जाना है, वो खुद ही सारे को सिलेक्ट करेगा। देखें मैं आप इसका साइज छोटा कर देता हूँ ताकि आपकी पूरी शीट एक ही पेज पे, मेरा कर्सर इसके दरमियान में है डेटा के। आप फोरकास्ट पे क्लिक करेंगे, देखो उसने सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है फोरकास्ट एंड, ये अगस्त 2019 तक है, और आपसे पूछ रहा है कि आपको कहाँ तक का डेटा चाहिए। 1/1/2020 तक, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का डेटा चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, 4-5 महीनों का नहीं, मुझे 2021 तक का सारा डेटा चाहिए कि आइंदा 1.5 साल में मेरी दुकान मुझे या मेरा बिज़नेस मुझे कितना प्रॉफिट दे सकता है। मैंने 2021 किया। ये क्या करेगा, गुज़श्ता सेल की बुनियाद पे आगे आपको आपके कारोबार की रिपोर्ट पेश कर देगा कि गुज़श्ता सेल को मद्देनज़र रखा जाए तो आप आइंदा इतना कमा सकते हैं। अब आप क्रिएट पे क्लिक करें। किस पे क्लिक करें, जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक इस तरह की एक शीट बन जाएगी, और इस तरह का एक डायग्राम भी बन जाएगा। ये डायग्राम को मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ फ़िलहाल। ये शीट, ये तो हमारी वही वाली शीट है। जनवरी में इतनी सेल थी, फरवरी में 1,25,000 थी। अब नीचे आते जाए, यहाँ पे अगस्त तक थी ना। अब कह रहे हैं सितंबर में, अगस्त में हमारी सेल थी 2,99,000 कहता है, सितंबर में आपकी 2,85,000 हो सकती है, अक्टूबर में 2,86,000 हो सकती है, नवंबर में 2,88,000 हो सकती है, अप्रैल 1/2020 में 2,94,000 हो सकती है, और जनवरी 2021 में आपके बिज़नेस कितना हो सकता है, 3,05,902 रुपये सेल हो सकती है।
ये एक्चुअल आपको बतलाएगा कि इतनी मुतवक्के है, और कहता है कम अज़ कम, ये आपको कम अज़ कम भी बतला रहा है, कम अज़ कम इतनी तो यकीनी सेल होगी ही होगी। और ऊपर भी लिखा होगा लोअर कॉन्फिडेंस, उससे आगे लिखा होगा अपर कॉन्फिडेंस। अपर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखें हमारी अगस्त 2019 तक तो हमारी सेल थी 2,99,000। सितंबर में कहता है आप 2,85,666 रुपये सेल कर सकते हैं। मिनिमम जो आपकी सेल हो सकती है वो 1,70,000 है, और मैक्सिमम जो आपकी सेल हो सकती है वो 4,01,150 रुपये। ये आइंदा गुज़श्ता कारोबार की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा आपके लिए पेशगोई कर देता है कि आपका बिज़नेस कम अज़ कम ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना कमा सकता है। क्लियर हो गया ये वाला भी? इसे कहते हैं फोरकास्ट। इसको मैं बंद करता हूँ, उससे आगे आ जाएं। उससे आगे आ गया एडवांस फ़िल्टर को पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रही हैं फ़िल्टर लगे हुए हैं। पहले नंबर पे ये सॉर्टिंग है, फिर हम फ़िल्टर की तरफ आते हैं। सॉर्ट होता है डेटा को तरतीब से करना। डेटा को किस हिसाब से करना है? तरतीब से करना। मैं इस डेटा को सारा सिलेक्ट करता हूँ, ये डेटा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया। अब आगे मुझसे पूछेगा आप तरतीब किस बुनियाद पे लगाना चाहते हैं? पे के हिसाब से लगाना चाहते हैं, नाम के हिसाब से तरतीब? मैं कहता हूँ नाम के हिसाब से तरतीब लगाओ। जो नाम ए से शुरू हो रहा है वो पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। कहता है कि तरतीब ऑर्डर कैसा चाहिए, जेड वाले पहले हों या ए वाले पहले हों? मैं कहता हूँ ए वाले क्या हों? पहले हों। ओके कर दें। अब देखें ए वाले पहले आ गए और जेड वाले बिल्कुल आखिर में चले गए। दोबारा शॉर्ट पे आ जाएं। आप कहते हैं नहीं जी वाले पहले आएँ, ये देखें जी वाले क्या आ जाएंगे? पहले आ जाएंगे। क्लियर हो गया ये वाला? अब मैं कहता हूँ कि मुझे नाम की बुनियाद पे सॉर्टिंग नहीं करवानी, मुझे डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पे, ये ज़िले की बुनियाद पे सॉर्टिंग करवानी है। किसकी बुनियाद पे? ज़िले की बुनियाद पे। कहता है जो ए से शुरू होने वाले ज़िले मैं कहता हूँ वो पहले आ जाएं। ओके कर दें। अब देखें ए बी सी डी ई एफ़ आ रहा है, फिर जी आ रहा है, के है, एल है, एम है, ओ है और एस है। सॉर्टिंग पे आ जाए। मैं कहता हूँ मुझे तनख्वाह के हिसाब से मुझे करवाओ। कहता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट? जिसकी तनख्वाह कम है वो पहले हो, जिसकी तनख्वाह ज़्यादा है वो पहले। मैं कहता हूँ जिसकी तनख्वाह ज़्यादा है वो पहले हो। ओके कर दें। देखें जिसकी तनख्वाह ज़्यादा है 67,000 वो क्या आ गया? पहले आ गया। ये हो गई सॉर्टिंग। अब आगे आते हैं हम फ़िल्टर की तरफ। किसकी तरफ आएंगे? जब आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस डेटे को आपने सेलेक्ट कर देना है। आपका कर्सर डेटा के अंदर होना चाहिए, फिर आप फ़िल्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो हेडर रो होगी वहाँ पे ये बटन बन जाएंगे। नज़र आ रहे हैं? अब आपने मिसाल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट वाले खाने पे आके आपने यहाँ पे जो छोटा सा तीर का निशान है यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको वो देखें सारे के सारे ज़िले दिखा रहे हैं ना नीचे। आप यहाँ पे सिलेक्ट आल को अनचेक कर दें। अब सारे ज़िले ख़त्म हो गए। आप कहते हैं कि सिर्फ वो वाला ज़िले शो करवाओ, वो वाले बंदे शो करवाओ जिनका ताल्लुक़ किससे है? फैसलाबाद से। ओके कर दें। कौन से बंदे आ रहे हैं? फैसलाबाद वाले। दोबारा हम डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं। मैं कहता हूँ इसके साथ साथ कराची और गिलगत वाले को भी मिला लो। कराची और देखिए आप कराची, गिलगत और कौन से आ रहे हैं? फैसलाबाद वाले। अगर आप सारे के सारे देखना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट आल पे क्लिक कर दें। अब देखें सारे ही आ जाएंगे। ये होता है फ़िल्टर। यहाँ पे दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर से यहाँ से वो जो छोटे तीर के निशान थे वो ख़त्म हो जाएंगे। एक होता है ये वाला एडवांस फ़िल्टर। कौन सा फ़िल्टर? एडवांस फ़िल्टर की तरफ आते हैं। एडवांस फ़िल्टर के लिए ज़रूरी, एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल करने के लिए जिस तरह डेटाबेस फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता था कम से कम 2 सेल होने चाहिए। कितने सेल होने चाहिए? एक सेल आपका फील्ड नेम हो और दूसरा कोई ना कोई वैल्यू हो। यहाँ पे भी 2 सेल होंगे, एक फील्ड होगा और दूसरा वैल्यू होगा। और ये फील्ड नेम वही होना चाहिए जो यहाँ पे भी फील्ड नेम है। यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी स्पेलिंग भी वही, यहाँ पे भी पे है, यहाँ पे भी पे है, ऐसा ही है ना। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे वो वाले ज़िले, वो वाले बंदे दिखाओ जिनका ताल्लुक़ कौन से ज़िले से है? फैसलाबाद से है। अब ये किस तरह होगा देखिए। एडवांस पे आ जाएं और लिस्ट रेंज कहता है मैं कहाँ पे तलाश करूँ? इसने वो सारा खुद ही सिलेक्ट कर लिया है ना, क्योंकि मेरा कर्सर इसके अंदर मौजूद था, लिहाजा जहाँ जहाँ पे डेटा था उसने खुद ही उसको सिलेक्ट कर लिया। अगर ये खुद सिलेक्ट ना करे तो फिर आप खुद से भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फील्ड नेम हेडर समेत सिलेक्ट करना है आपने। ये सिलेक्ट हो गए सारे। और अब आप इसको क्राइटेरिया और रेंज बतला दें। आपका क्राइटेरिया और रेंज कहाँ पे है? ये क्राइटेरिया और रेंज है, ठीक है। मैं क्राइटेरिया और रेंज हमेशा 2 सेल वाला आपने देना है, एक सेल ये वाला और एक सेल नीचे वाला। ये ऊपर वाला फील्ड नेम हो गया और नीचे वाला वैल्यू हो गया। अब ओके पे क्लिक कर दें। अब देखिए कौन से रिकॉर्ड आ रहे हैं? सिर्फ फैसलाबाद वाले आ रहे हैं। यही काम हमने कहाँ पे करवाया था? यहाँ पे भी तो फ़िल्टर वाला ये काम किया था ना हमने
वही काम हम यहाँ पे भी करवा रहे हैं। आप क्लियर पे क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। तो फिर एडवांस में और फ़िल्टर में फ़र्क क्या है? अब फ़र्क देखें, मैं फ़िल्टर पे आता हूँ और पे आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे उन बंदों की तनख्वाह दिखाओ जिन बंदों की तनख्वाह 40,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम है। 40,000 से और 50,000 से, यहाँ पे कोई ऐसी ऑप्शन मेरे पास नहीं है। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है या तो सारी तनख्वाह देखो सबकी, या सिलेक्ट करते जाओ कौन कौन सी तनख्वाह देखनी है। ऐसा ही है ना? ओके किया, सिर्फ अब वही वाली जिनको मैंने सेलेक्ट किया था वही तनख्वाहें यहाँ पे आ रही हैं। तो अगर आप इस तरह की कंडीशन इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जिनकी तनख्वाहें 40,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम हैं, या वो वाली मुझे दिखाओ जिनकी तनख्वाहें 40,000 से ज़्यादा हैं, तो फिर हमें ये एडवांस वाला फ़िल्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप एडवांस पे आ जाएं, इसने सारा खुद सेलेक्ट कर लिया। आप क्राइटेरिया रेंज पे आ जाएं। क्राइटेरिया रेंज अब मैंने ये वाला नहीं देना, अब मैं क्राइटेरिया रेंज ये वाला देता हूँ। मैं कहता हूँ जिनकी तनख्वाह 40,000 से या 40,000 से ज़्यादा वो आ जाएँ, जिनकी तनख्वाह 40,000 के बराबर हो या 40,000 से ज़्यादा हो, सिर्फ वही आ जाए। मैंने इनको सेलेक्ट किया, ओके के बटन पे क्लिक किया। देखें जिनकी तनख्वाह 40,000 के बराबर थी या 40,000 से ज़्यादा थी, सिर्फ वही आ रहे हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे 67, 56 और 50 वाले भी आ रहे हैं ना? क्लियर कर दें। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ वो वाले नताइज दिखाओ कि जिनकी तनख्वाहें, अब मैं 2 क्राइटेरिया शामिल कर दूँगा। मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ उन आदमियों की तनख्वाहें दिखाओ जिनकी तनख्वाह 40,000 से ज़्यादा हो और 50,000 से, यानी 40 और 50 के दरमियान। तो मैं अब क्राइटेरिया रेंज में इसको भी सिलेक्ट करूँगा और साथ वाले कॉलम को भी सिलेक्ट करूँगा और इनकी दोनों रोज़ को सिलेक्ट कर दूँगा। दोनों रोज़ सिलेक्ट हो गई। अब मैंने यहाँ पे 2 क्राइटेरिया, 2 रेंजें, 2 क्राइटेरिया मैंने दे दिए हैं। अब ओके पे क्लिक करें। अब देखें पहले 65,000 वाला भी आ रहा था, 67,000, 56,000 वाला भी आ रहा था, वो ख़त्म हो गए हैं। अब जिनकी तनख्वाह 40 और 50 के दरमियान या बराबर है, सिर्फ वही आ रहे हैं। क्लियर हो गया ये वाला भी? तो ये मकसद होता है एडवांस फ़िल्टर इस्तेमाल करने का। आप क्लियर पे क्लिक करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा सॉर्टिंग और ये जो एडवांस फ़िल्टर थे ये भी हो चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इफ़ में, सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक को। पहले गोल सीक की तरफ आ जाते हैं कि गोल सीक का क्या काम होता है। गोल सीक ने यह काम करना होता है कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं, सिर्फ एक वैल्यू मिस है। कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं, सिर्फ एक वैल्यू क्या है? मिस है। अब जो वैल्यू मिस है उसकी बुनियाद पे आप अपना कोई गोल मुतय्यन करना चाहते हैं, आप अपनी कोई मंजिल मुतय्यन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 4 किताबों के नंबर मौजूद हैं, ठीक है? इस्लामी स्टडीज़ में इतने नंबर हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ में इतने, अरबिक में इतने और इस्लामियात में इतने हैं। इंग्लिश के नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है। टोटल नंबर ये मैंने किए तो कितने आगे? 252। और परसेंटेज कितनी है? 63% आ गई। कितने फ़ीसद आ गई? 63% परसेंटेज आ चुकी है। मेरा टारगेट है कि मैंने कितने परसेंट लेने हैं? कितने परसेंट मैंने इम्तिहान में नंबर लेने हैं? कितने? 75% लेने हैं। मेरे आ कितने रहे हैं अभी? 63% मेरे नंबर आ रहे हैं। अभी एक पर्चा बाकी है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं 75% नंबर लेने के लिए इंग्लिश में कितने नंबर लूँ। इंग्लिश में कितने नंबर लूँ कि मेरे वो नंबर, मेरी परसेंटेज कितनी हो जाए? 75 हो जाए। गोल सीख ने हमेशा उस सेल पर अमल करना है जिस सेल में कोई ना कोई फार्मूला लगा होगा। कोई ना कोई क्या लगा होगा? फार्मूला लगा होगा। अब देखें मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने परसेंट ये कि फार्मूला लिखा हुआ नज़र भी आपको आ रहा होगा कि मैंने परसेंटेज निकाली हुई है। हासिल करदा नंबर तकसीम कुल नंबर ज़रब 100, ये परसेंटेज आ गई 63%। अब मैंने फ़ीसद, कितने फ़ीसद नंबर लेने हैं? 75%। लिहाजा मैं 63% सेल को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। अब आ जाएं आप डेटा पे आ जाएं, व्हाट इफ़ एनालाइज पे आ जाएं, गोल सीक पे आ जाएं। सबसे पहले नंबर है पूछ रहे सेट सेल, मुझे सेल दो। आपने यहाँ पे वो वाला सेल देना है जिसकी आपने वैल्यू बदलनी है, जिसकी वैल्यू आपने, मैंने 63 की वैल्यू बदलनी है। अभी मेरे 63% नंबर आ रहे हैं, मैं 75% नंबर हासिल करना चाहता हूँ, तो मैंने 63 को किस में बदलना है? 75 में बदलना है। लिहाजा यहाँ पे हम वो वाला सेल सेलेक्ट करेंगे
वो उसके जिसकी हमने वैल्यू बदलनी है। टू वैल्यू में आपने बता देना है कि आपने कितना टारगेट रखना है। कितना टारगेट है हमारा? 75 का। बाय चेंजिंग सेल कहता है कि मैं किस सेल में तब्दीली करके 75% टारगेट पे पहुंचना है आपने। मैं कहता हूँ इंग्लिश वाले पे आपने तब्दीली करनी है। किस सेल में तब्दीली करनी है? इंग्लिश वाले सेल में तब्दीली करो और मुझे बतलाओ कि इंग्लिश में मैं कितने नंबर हासिल करूं कि मैं अपने इस टारगेट पे 75% टारगेट पे पहुंच जाऊं। ओके का बटन दबा दें। अब ये खुद ही वो करेगा। ये लें जी, इसने मुझे बतला दिया कि अगर आप इंग्लिश में 48 नंबर हासिल करें तो आप कौन से टारगेट पे पहुंच जाएंगे? 75% टारगेट पे पहुंच जाएंगे। इसी की और एग्जांपल्स देखें ताकि और क्लियर हो जाए ये चीज़। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक राइस मिल है, वो माहाना कितने किलो चावल बेचती है? 3000 किलो। और फ़ी किलो की कीमत कितनी है? 150 रुपये। टोटल वो कितना कमा रही है? 4,50,000। अब वो बंदा एक दिन अपने दफ्तर में बैठा, वो सोचने लगा कि मैं 4.5 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ। कितने का कमा रहा हूँ? वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं 5 लाख रुपया महीने का कमाऊँ। मैं अभी कितना कमा रहा हूँ? मैं कमाना कितना चाहता हूँ? 5 लाख कमाना चाहता हूँ। लिहाजा वो कहता है कि मैं चावलों की कितनी कीमत बढ़ा दूँ तो मैं 5 लाख महीने का कमा सकता हूँ। मैं चावलों की, यहाँ पे अभी कितनी कीमत है फ़ी किलो? लिहाजा वो कहता है मैं 3000 किलो बेच रहा हूँ और 150 के साथ साथ बेच रहा हूँ, 4,50,000 कमा रहा हूँ। मैं 3000 चावल ही बेचने हैं तो मैं कितनी कीमत मज़ीद बढ़ा दूँ कि मैं कितनी सेल पे पहुँच जाऊँ? 5 लाख सेल पे पहुँच जाऊँ। लिहाजा अब हम यहाँ पे गोल सीक वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला? गोल सीक वाला। गोल सीक वाले फार्मूले ने हमेशा किस सेल को बुनियाद बना के काम करना है? जिस सेल में फार्मूला लगा होगा। यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है सेल में? नहीं। यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ? नहीं। यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ? इस सेल की बुनियाद पे गोल सीक ने आपकी मंजिल आपको बतला देगी। जो आप सोच रहे हैं वो आपको बता देगा। अब व्हाट इफ़ एनालाइज पे हैं, गोल सीक पे आ जाएं। मैंने यहाँ पे सेल का हवाला दे दिया इसको। ये 4.5 लाख है। आपने अब कितना मुतय्यन करना है? 5 लाख करना है। कहता है मैं किस सेल में तब्दीली करूं? मैं कहता हूँ कीमत वाले सेल में तब्दीली करो। कितने, कौन से सेल में? कीमत वाले सेल में सेलेक्ट कर दिया। अब ओके कर दें। ले, उसने कहा कि आप कीमत 150 से कितनी ले जाएं? 167 रुपये ले जाएं तो आप महीने का कितना कमाना शुरू कर देंगे? 5 लाख। मैं कहता हूँ कि भाई 167 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, 17 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दिया तो आवाम तो लेगी नहीं। मैं कहता हूँ नहीं भी मैं कीमत नहीं बढ़ा सकता। मुझे ये बतलाओ कि अगर मैं चावल ज़्यादा बेचूँ, मैं क्या करूँ? कीमत 150 ही रहे। कीमत कितनी रहे? 150 रहे। अगर मैं कोशिश करके मज़ीद मार्केटिंग अपनी बेहतर करूँ तो मैं कितने चावल मज़ीद बेचूँ तो मैं 5 लाख तक पहुँच सकता हूँ। मैंने कहा ये टारगेट मुझे पसंद नहीं आया, इसको कैंसिल कर दो। दोबारा उसी वैल्यूज़ पे आ गया। अब दोबारा हम आते हैं व्हाट इफ एनालाइज गोल से। मैंने या इस सेल की बुनियाद पे चेंजिंग होगी और इसको कहाँ तक लेके आना है? 5 लाख। अब किस सेल में तब्दीली करनी है? मैं कहता हूँ 3000 में। यहाँ पे तब्दील करके बताओ कि मैं 3000 चावल बेच रहा हूँ, अब कितने बेचूँ? तो वो मुझे तब्दील करके बताएगा आप 3333 किलो बेचो 150 के साथ, फिर आप 5 लाख रुपए तक पहुँच जाओगे। क्लियर हो गया? मज़ीद एक एग्जांपल देखें। यहाँ पे ट्यूलिप टिश्यूज़ पाकिस्तान, ये ट्यूलिप, आपने इनके टिश्यू पेपर तो सुने ही होंगे ट्यूलिप कंपनी के। उसने 1500 यूनिट बेचे हैं। किस प्राइस के हिसाब से? कितना प्रॉफिट कमा लिया? टोटल रेवेन्यू कितना हासिल हुआ? 1,80,000। अगर पर यूनिट कॉस्ट देखें उनको पड़ी है कितनी? 98 रुपये में उनको एक टिश्यू का डब्बा पड़ा है। और कितने में बेच रहे हैं? 98 रुपये में पड़ा। 1500 यूनिट उन्होंने बनाए तो टोटल कॉस्ट कितनी लग गई? 1,47,000। और कितने में बिके? 1,80 में। टोटल प्रॉफिट कंपनी ने कितना कमा लिया? 33,000। कंपनी कहती है मैं अपना प्रॉफिट 40,000 तक लेके जाना चाहती हूँ। कहाँ तक लेके जाना चाहती हूँ? तो मैं क्या करूँ कि मेरा प्रॉफिट 40,000 हो जाए? वो कहते हैं अच्छा यूँ करके देखते हैं कि हम अगर कीमत बढ़ाएं तो कितनी कीमत बढ़ाएं कि हम 40,000 तक पहुँच जाएँ। व्हाट इफ एनालाइज पे आ जाएँ, गोल सीक पे आ जाएँ। हमने इस सेल को बदलना है, सही है ना? हमने 33,000 नहीं लेने महाना, हमने कितने हज़ार लेने हैं? 40। इस सेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। टू वैल्यू पे 40,000 कर देना है। 40,000 कर दिया। और किस सेल में तब्दीली करनी है? यूनिट प्राइस में तब्दीली। इसी में तब्दीली करनी है ना? इसमें तब्दीली की, ओके कर दी है।
क्या था, प्राइस कितनी कर दो, 125 कर दो, तो कितने कमा लेंगे आप, 40,000 कमा लेंगे। मैं कहता हूँ अच्छा 125 अगर मैं नहीं करता तो मुझे ये बतलाओ कि मैंने 40,000 ही कमाना है, अगर मैं कितने यूनिट बेचूं तो मैं 40,000 कमा लूँ, कितने यूनिट बेचूं, अगर प्राइस 120 रखनी है तो 1818 यूनिट बेचेंगे, आप कितना कमा लेंगे। आप कहते हैं नहीं मैं 1500 यूनिट ही बड़ी मुश्किल से महाना बेच रहा हूँ, 1800 350 यूनिट मज़ीद नहीं मैं बेच सकता, मैं कीमत भी ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर एक ऑप्शन और बचती है कि मैं जो डब्बे टिशू के तैयार कर रहा हूँ मुझे उस पर लागत कितनी पड़ रही है, 98 रुपये। क्या मैं अपनी लागत अगर कम करूँ, मैं क्या करूँ, लागत कम करूँ, जारी बात जब खर्चा कम आएगा तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैं पर डब्बा कितनी लागत कम करूं तो मैं 40,000 मुनाफा कमा सकता हूं। अब इस पे बात कर लेते हैं, वाट इफ एनालाइज पे आ जाएं, गोल सीक पे आ जाएं। इस सेल को बदलना है ना हमने, और इस सेल को बदल के कहाँ तक लेके आना है, 40,000 तक लेके आना। किस सेल में तब्दीली लानी है, इस सेल में तब्दीली लानी है ना, जो कॉस्ट पड़ रही है हमें, मैं कितनी कॉस्ट कम करूँ, उसने बता दिया आप 98 रुपये आपकी कॉस्ट थी पहले, अगर आप अपनी कॉस्ट को 93 रुपये पे ले आएँ और बाकी 120 में बेचते रहें और 1500 यूनिट बेच, लेकिन अगर आप अपनी कॉस्ट 5 रुपये कम कर लेते हैं तो आप कितना कमा लेंगे, 40,000 कमा लेंगे। तो फिर बंदा बैठ के सोचेगा कि मैं अपनी कॉस्ट 98 से 93 रुपये पे कैसे लेके आ सकता हूँ। ये समझ लगे गोल सीक की, गोल सीक का ये काम होता है जी। हाँ वो माइनस कर, जारी बात है कॉस्ट कम होगी तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना, ठीक है, क्योंकि अगर ये ऊपर बढ़ गया तो प्रॉफिट तो और कम हो जाएगा आपका। अब कास्ट 98 है, कास्ट आपकी 110 रुपये पे पहुँच गई, प्रॉफिट आपको और कम हो जाएगा। हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, ये नहीं अभी 33,000 कमा रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ कास्ट 100 रुपया हो गई, कितनी हो गई, देखिए प्रॉफिट मेरा कितने पे आ गया, 30 पे। कास्ट ज़्यादा होगी तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम होता जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला, उससे आगे आ जाए। आगे हम पढ़ेंगे सिनेरियो मैनेजर्स। क्या पढ़ेंगे, सिनेरियो मैनेजर्स ने क्या काम करना होता है वो देखें। सिनेरियो मैनेजर ने ये काम करना होता है, व्हाट इफ एनालाइज पे आ जाएं, सिनेरियो मैनेजर्स पे आ जाएं। जितने भी यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर पहले से मौजूद है मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं डिलीट हो गया। सिनेरियो मैनेजर ने यह काम करना होता है, आपने मिसाल के तौर पे अपना कोई बिज़नेस चलाना चाहते हैं, आप अपनी कोई दुकान खोलना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पे मिसाल के तौर पे मोबाइल की आपने दुकान खोलनी है, लिहाजा आप छोटे शहर में रहते हैं, आपने वहाँ पे दुकान बनाई, अब आप बड़े शहर जाते हैं मोबाइल ख़रीदने के लिए। क्या ख़रीदने के लिए, आप मुख्तलिफ़ दुकानों से फिर रेट लेंगे, ज़ाहिर बात है किसी एक दुकान से जाती ख़रीदारी तो नहीं ना करेंगे, पहले सारी दुकानों से आप रेट लेंगे मुख्तलिफ़ सेटों के, इस सेट का आपके पास क्या रेट है, क्या रेट है, क्या रेट है। फिर उसके बाद अब वो एक जगह पे जाके बैठेगा, वहाँ पे जाके उसको जितने भी दुकानदार ने रेट दिए होंगे वो उनका जायज़ा लेगा, किसके रेट कम हैं, जिसके रेट कम हुए वो वहीं से ख़रीदारी करेगा। ऐसा ही है। तो ये सारा का सारा काम होता है सिनेरियो मैनेजर पे। किस पे होता है, देखें आप सिनेरियो मैनेजर, व्हाट इफ एनालाइज पे आ जाएं, सिनेरियो मैनेजर्स पे आ जाएं। अब हमने सिनेरियो मैनेजर यहाँ पे एक दुकानदार के ये रेट मुझे मिल गए जो मैंने लिख दिए, एक दुकानदार के मिल गए। अब वो अगली दुकान के पास गया, अब वो सिनेरियो मैनेजर शुरू करेगा ऐड, कहता है भी सिनेरियो का नाम रख दो। हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे उस दुकान का नाम है मोबाइल एंड मोबाइल, दुकान का नाम है, ठीक हो गया। कहता है कि चेंजिंग सेल, किन सेल को बदलना है, किन सेल्स को, लिहाजा कौन से सेल्स बदलेंगे, कीमतों वाले, यही सेल बदलेंगे ना। कोई दुकानदार सैमसंग A10 के कोई कीमत देगा, कोई कीमत देगा, कोई और कीमत देगा। इन सेल में इस तब्दीली होगी, जिन सेल में तब्दीली होगी वो सारे सेल मैंने बतला दी इसको। उसके बाद आपने किस पे क्लिक कर देना है, ओके पे। ओके पे क्लिक किया, आपके पास इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। ये कहता है कि मैं पहले में क्या वैल्यू डालूँ, पहले में 22,000 वैल्यू है पहले से जो मौजूद है। मैं कहता हूँ मुझे मोबाइल एंड मोबाइल ने जो दुकान का नाम है उसने मुझे सैमसंग A10 का रेट दिया 21,800 रुपया, और दूसरे मोबाइल का रेट A20 का 28,500 है, मैं कहता हूँ मुझे इसका मिला 28,400। तीसरे का रेट 38,000 है, मैं कहता हूँ इसका मुझे मिला 37,700। चौथे का 45 है, मैं कहता हूँ इसका मुझे मिला 42,300।
300। उसके बाद अगले का रेट 49,000 है, मैं कहता हूँ ये मुझे मिला 50,200। नीचे करें यहाँ पे और भी चेंजेस कर दें। ये 74,000 था, मैं कहता हूँ ये मुझे मिला 76,500। ये 90,000 था, मैं कहता हूँ ये मुझे मिला 88,200। ये 52,000 था, मैं कहता हूँ ये मुझे मिला 51,300। किस पे क्लिक कर देंगे? ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक हो गया, एक दुकान के रेट और ऐड हो गए। अब तीसरी दुकान के पास गया, उसका नाम हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे चाइना मोबाइल। किस सेल्स को बदलना है? यही प्राइस ही बदलेंगे ना, कीमतें बदलेंगी। अब वो चाइना मोबाइल के पास गया और उससे कहा कि मुझे इन सेटों के रेट दे दो। अब दुकानदार ने उसको रेट देना शुरू किया। उसने कहा ये 22,000, ये मैं आपको 22 का ही दूंगा। ये जो 28,500 वाला ये मैं आपको 27,000 में दूंगा। 38 वाला वो कहता है कि मैं आपको 38,200 में दूंगा। 45 वाला कहता है कि मैं आपको ये 44 में दे दूंगा, 44,000 में दे दूंगा। 49 वाले के बारे में कहता है ये मैं आपको 48,200 का दे दूंगा। और बाकी कहता है ये भी सेम, ये भी सेम। 90 वाला कहता है कि मैं आपको 87,000 का दे दूंगा। 52,000 वाले के बारे में कहता है ये आप मुझसे 50,000 का ले लेना है। आप इसको भी ऐड करवा दें। कितने दुकानों के ऐड हो गए? 2 के। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं? ठीक है। अब वो आया, आके बैठा और उसने कहा कि मुझे पहली दुकान का तो ये रेट मिला है सब। उसने A10 का मुझे 22,000 दिया, A20 का 28,500 दिया, A30 का 38,000 दिया। टोटल कितना बन रहा है? 12,78,000। वो कहता है मोबाइल एंड मोबाइल वाले का मुझे दिखाओ कि इसके मुझे क्या क्या रेट मिले हैं। इसका कितना है टोटल? जो पहला दुकानदार जिसका मैंने यहाँ पे सिनेरियो में ऐड नहीं करवाया, जो पहले से ही उसके यहाँ पास मौजूद था, 12,78,000 बन रहा है। मोबाइल एंड मोबाइल पर डबल क्लिक करें, ये लें। इसका कितना बन रहा है? 12,74,500। चाइना मोबाइल वाले पे क्लिक करें, इसका कितना बन रहा है? 12,56। गोया कि सबसे कम रेट चाइना मोबाइल वाला दुकानदार दे रहे हैं और हर एक के रेट यहाँ पे आ रहे हैं कि चाइना मोबाइल वाले ने मुझे A10 का 22 दिया और मोबाइल एंड मोबाइल वाले ने 21,800 दिया। गोया कि मोबाइल के पास ये वाला सस्ता है। और iPhone 7 76,500 का है मोबाइल एंड मोबाइल के पास। चाइना वाला कितने का दे रहा है? 74,000। वो कहते हैं ये उसका रेट ठीक है। और MI पोको ये 50,000 का दे रहा है। मोबाइल एंड मोबाइल वाला कितने का दे रहा है? 51। वो कहते नहीं मोबाइल एंड मोबाइल तो ये वाला महंगा दे रहा है। तो ये मकसद होता है सिनेरियो मैनेजर का कि मुख्तलिफ़ दुकानों से मुख्तलिफ़ कीमतें लेके आप ऐड करते जाओ ताकि आप बेहतर फ़ैसला कर पाओ कि मुझे किस दुकानदार से, किस होल सेल से मुझे अच्छा रेट मिल रहा है, ताकि वो अपनी ख़रीदारी वहीं से कर सके। ये होता है सिनेरियो मैनेजर। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी चीज़ की ना समझ लगी हो तो आप लोग पूछ लें। व्हाट इफ कास्ट में हम सिनेरियो मैनेजर और गोल सीख पढ़ लिया, फोरकास्ट पढ़ लिया, डेटा टूल्स हमारे पहले हो चुके थे, सॉर्ट एंड फ़िल्टर हमारे ये हो चुके हैं। ये हमारा मुकम्मल हो गया। फार्मूलाज वाला हमारा सारा मुकम्मल हो चुका है। पेज लेआउट हमारा मुकम्मल हो चुका है। इंसर्ट पे आ जाएं, इलस्ट्रेशंस पे आ जाएं, पिक्चर्स पे आ जाएं। अगर आपने पिक्चर शामिल करनी है अपने यहाँ पे, जिस तरह ये मोबाइल के बारे में हम वो ले रहे हैं, आपने कोई मोबाइल की पिक्चर शामिल करनी है, दिस डिवाइस का मतलब होगा कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर शामिल है वहाँ से कर लें। ऑनलाइन का मतलब ये होता है अगर आपने ऑनलाइन कोई पिक्चर्स लेनी है तो ऑनलाइन भी पिक्चर ले सकते हैं। एक स्टॉक इमेज होते हैं, स्टॉक इमेज आपके यहाँ नहीं चलेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट के अपना फीचर है जो 365 के लिए ही अवेलेबल है, बाकी वर्जन के लिए अवेलेबल नहीं है। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने यहाँ पे हाई क्वालिटी की बहुत बेहतरीन पिक्चर्स रखी होती हैं जो सिर्फ उन यूज़र्स के लिए दस्तयाब होती है जो कौन सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं? 365 इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करवाता हूँ मोबाइल। आज से वही पिक्चर आएंगे जिनमें कोई ना कोई मोबाइल या उससे मुतल्लिका कुछ होगा। जिस तरह ये मोबाइल है, ये मोबाइल पे यूज़ कर रहा है, ये मोबाइल है। मैं तो ये वाली तस्वीर शामिल हो जाए, इंसर्ट पे क्लिक कर दें तो वो तस्वीर कुछ देर बाद शामिल हो जाएगी। ये आप इस तस्वीर को यहाँ से छोटा करें, ये सारा का सारा वर्ड में गुजर चुका है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ये वही चीज़ है। ये आप यहाँ पे शामिल कर दें। इंस्टा इलस्ट्रेशन वही है। शेप्स अगर आपने शामिल करनी है, आप कहते हैं मैंने ये वाली शेप शामिल करनी है, आप इस शेप को शामिल कर दें। इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहें, इस पर राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करें,
यहाँ पे आप लिख दें मोबाइल्स शॉप। टेक्स्ट को दरमियान में लाना हो, होम पे आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, दरमियान में आ जाएगा। कॉर्नर और ब्रेक करने हो, इस पर क्लिक करें, ब्रेक हो जाएंगे। ये नहीं, आप इस तरह की शेप भी शामिल करना चाहें, शेप भी यहाँ शामिल कर सकते हैं। आइकॉन आपके यहाँ दस्तियाब नहीं होंगे, ये भी 365 का ही फीचर्स है जहाँ तक मुझे लगता है जी, 365 का ही फ़ीचर है। अगर आपने आइकॉन शामिल करने हो, मैं देखता हूँ मोबाइल का यहाँ पे आइकॉन मौजूद है या नहीं। ये मोबाइल्स के आइकॉन यहाँ पे मौजूद, मैं कहता हूँ ये वाला आइकॉन शामिल कर दो, वो आइकॉन शामिल हो चुका, ठीक हो गया। इलस्ट्रेशन पे आ जाएँ। 3D मॉडल जो हैं, ये 3D जो मॉडल्स हैं ये आपके यहाँ दस्तियाब नहीं होंगे, ये भी 365 का ही फ़ीचर है। किसका फ़ीचर है? 365 का। मैं यहाँ पे सर्च करवा लेता हूँ मोबाइल मौजूद है या नहीं। ये मोबाइल के भी पिक्चर्स मौजूद हैं, ये मौजूद है ना मोबाइल्स। टेक्नोलॉजी से मतलब जितनी भी चीज़ें वो सारी ले आए। चलो हम ये वाला मोबाइल शामिल कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं, सिर्फ दिखाना मकसद है कि ये जो 3D हैं, ये 3D का मतलब देखिए, एक मेरे पास ये वाली है ना आइकॉन है, इसको मैं सिर्फ घुमा सकता हूँ, सिर्फ घूम ही रहा है ना, ये देखिए, मैं इसको और कुछ नहीं कर सकता। इसकी मैं मुख्तलिफ जिहात को देखना चाहूँ, दाएँ बाएँ देखना, ऊपर नीचे देखना चाहूँ, नहीं देख सकता। इसकी मैं मुख्तलिफ जिहात को देख सकता हूँ, आप इसको यहाँ से घुमा भी सकते हैं, आप इसकी मुख्तलिफ जिहात देखना चाहें वो देखें, ठीक हो। ये 3D होता है, ये सिर्फ 365 का फ़ीचर है, ये आप वालों में दस्तियाब नहीं होगा, ठीक हो गया जी। जी वो माइक्रोसॉफ्ट वाले कहते हैं आप सालाना हमें 12-12 हज़ार रुपये पे करें, फिर हम आपको इसके सालाना 12 हज़ार रुपये होते हैं चार्जेस 365 ऑफिस के। जी फाइल पे आ जाएं, अकाउंट पे आ जाएं, क्या चल रहा है यहाँ पे, और एक नहीं चल रहा, दो चल रहे हैं। देखें यहाँ पे 365, ये किस नाम पे आ रहा है? ये मेरे भाई के नाम पे, हाफिज़ उमैर यासिर। शो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाए, ये मेरे नाम पे भी नीचे चल रहा है। सब्सिडी प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट 365 बिलोंग्स टू HMZubair@outlook.com। क्लियर हो गया। 2 लाइसेंस परचेज़ हैं इसके। आगे आ जाते हैं, इलस्ट्रेशन बस यही है। स्क्रीनशॉट का देख लें, स्क्रीनशॉट का क्या मकसद होता है? अगर आपने अपनी स्क्रीन से कोई भी चीज़ शामिल करनी है, आप कहती हैं मेरा जो आइकॉन है ना, ये वाला आइकॉन, ये मैंने इसमें शामिल करना है। आप इलस्ट्रेशन पे आ जाएं, स्क्रीनशॉट पे आ जाएं, स्क्रीन क्लिपिंग पे आ जाएं, कुछ देर बाद स्क्रीन डिम हो जाएगी इस तरह। जितने हिस्से की आप पिक्चर शामिल करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करें। मैं कहता हूँ मैंने सिर्फ इसकी पिक्चर शामिल करनी, इसको सिलेक्ट करके कर दी, ये ले लें। इसकी पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे आ चुकी है। ये इस्तेमाल किया जाता है, इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है इलस्ट्रेशन वाला। इसके अलावा एड्स इन हमने नहीं पढ़ने, रेकमेंडेड चार्ट्स हम पढ़ेंगे। रेकमेंडेड चार्ट्स आपको बता देते हैं कि ये क्या काम करते हैं और इनका मकसद क्या होता है। कोई भी डेटा अगर आपने चार्ट की शक्ल में दिखाना हो, किस शक्ल में दिखाना हो, चार्ट की शक्ल में दिखाना हो, तो उसके लिए हम फिर ये चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये सूबों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट शरह खानगी, हर सूबे में पढ़े लिखे अफराद की तादाद कितनी है। अब आप आ जाएँ इंसर्ट पे आ जाएँ, रेकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करें तो ये आपको बता देंगे कि ये वाले रेकमेंडेड चार्ट हैं। किसी भी आपको वो शेप में चाहिए, ऑल चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो लाइन की शक्ल में लेना है, लाइन वाले आ जाएंगे, पाई वाले आ जाएंगे, बार वाले आ जाएंगे। ये मुख्तलिफ़ अक़साम हैं चार्ट्स की। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ जाता हूँ कॉलम्स वाले में, मैं ये वाला ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये वाला मुझे दे दें। आपका कर्सर उसके अंदर होना ज़रूरी है, डेटा के अंदर। अगर कर्सर साइड पे होगा, रेकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करेंगे, वो कह देंगे कि कोई डेटा मुझे मिला ही नहीं है चार्ट बनाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे कोई डेटा मौजूद नहीं। आपका कर्सर कहाँ पे होना चाहिए? डेटा के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। डेटा के दरमियान होगा। जो ऊपर वाली पहली रो होगी है ये हेडर रो बन जाएगी। ये कौन सी रो बनेगी? ये वाली हेडर रो बन जाएगी, और नीचे सारा डेटा बन जाएगा। आप किसी यहाँ कहीं पे भी कर्सर रख के
इंसर्ट पे आ जाएं, रेकमेंडेड चार्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप अपनी पसंद का चार्ट ले सकती हैं। रेकमेंडेड चार्ट से जो आपको कह रहा है कि आप ये वाला ले लें, चलें पहले हम रेकमेंडेड चार्ट जो ये वाला हमें पहले नंबर पे दिखा रहा है यही ले लेते हैं। ओके पे क्लिक कर दें। ये देखें ये सारा का सारा डेटा किस शक्ल में आ गया, चार्ट की शक्ल में। पंजाब में लिटरेसी रेट 78% है और पॉवर्टी यानी गुर्बत जो है वो 32% है। अब वो दिखा रहे हैं ये वाली, ये नीली लाइन किसको शो कर रही है, ये नीली लाइन के नीचे क्या लिखा हुआ, लिटरेसी रेट, और जो दूसरा है ये वाली लाइन ये किसको शो करवा रही है, पॉवर्टी रेट। अब यहाँ पे देखें ये पंजाब वाली लाइन ये वाली है, आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे जब मैंने ब्लू पे क्लिक किया, ब्लू वाली लाइन पे, इसने कौन सी चीज़ को हाईलाइट किया, लिटरेसी रेट को। जब मैं यहाँ पे ये वाला जो कलर है जब मैं इसको हाईलाइट करूँगा तो वो पॉवर्टी रेट को हाईलाइट कर देगा कि ये पॉवर्टी लाइट वाला, ठीक हो गया। ये पॉवर्टी रेट है और ये लिटरेसी रेट है। इसका मकसद सिर्फ चार्ट्स का ये होता है कि आपने अपना डेटा जो आपके पास डेटा उसको चार्ट की शक्ल में दिखाना हो। चार्ट को आप बदल भी सकते हैं, यहाँ पे आप इसके कलर चेंज कर दें, कलर चेंज हो रहे हैं, यहाँ से भी इनको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट यहाँ पे नहीं पसंद आया ये वाला चार्ट, आप ऐड चार्ट एलिमेंट्स में आके आप मज़ीद इसके एलिमेंट्स भी शामिल कर सकते हैं। आप खुद करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। चार्ट टाइटल ऐड करना है वो भी कर देगा। डेटा लेबल्स करने हैं, डेटा लेबल आप नन है, सेंटर पे क्लिक करेंगे वो देखें हर एक ऊपर वैल्यू लिखी नज़र आ गई, हर एक के दरमियान वो चार्ट्स के दरमियान में जो लाइनें हैं, नन करूँगा वो देखें गायब हो गई। चार्ट्स के दरमियान में जो लाइनें लगी हैं सेंटर करूँगा वो सेंटर में आ जाएंगी। इनसाइड ऊपर हो गई, ये बिल्कुल नीचे हो गई, ये सबसे ऊपर चली गई, ये इस तरह हो गया, ठीक है। बस ये सिर्फ इसका करते रहेंगे, आपको खुद ही तब्दीलियाँ दिखाता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपके वाला चार्ट पसंद नहीं है तो आप चेंज चार्ट टाइप पे आ जाएं। आप कह दें यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें कि मुझे लाइन वाला दिखाओ, इस तरह वाला। ओके पे क्लिक कर दें, देखें किस में बदल गया, लाइन में बदल गया। सही है। बस चार्ट का सिर्फ यही काम होता है कि डेटा को इस तरह डिस्प्ले करवाना। इतना काफ़ी है। 3D मैप्स हमारे यूज़ नहीं होते, 3D मैप्स नहीं चलते। ये जो लाइन है, कॉलम है, ये जो स्पार्क लाइन कहलाते हैं, ये वन सेल चार्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैंने जैसे ही सेल को सिलेक्ट किया, लाइन पे आ जाएं, ये आपका इसका कुछ तो आप जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी आपको कुछ करवाया था कि नहीं करवाया था ये वाला। अगर मैं सारे को सिलेक्ट करूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाऊँ, कलर स्केल्स पे आ जाएं, आइकॉन्स हैं, ये डेटा बार्स वाला था। ये देखें जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मैं चलो ये वाला सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखें 78 की वैल्यू ज़्यादा है ना सब में, इसका वो सबसे ज़्यादा उसने वो उसको भरा हुआ कलर से पूरा मुकम्मल भरा। 54 वाले को यहाँ तक, 67 वाले को ऊपर, 34 वाले को यहाँ, जो 8 वाला है इसको बिल्कुल यहाँ। ये जो ये वाली चीज़ है ना, ये स्पार्क लाइन ही कहलाती है। क्या कहलाती है। अगर आपने अलग से मज़ीद कोई लेनी हो, इंसर्ट पे आ जाएं, लाइन पे आ जाएं, इसको रेंज दे दें पहले नंबर पे, डेटा रेंज। ये डेटा रेंज, ये सारी हमने डेटा रेंज इसको दी हुई है। लोकेशन रेंज के आप ये चार्ट रखना कहाँ चाहते हैं, मैं यहाँ पे चलो ले आता हूँ, उससे अगले में ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। ओके कर दें, देखिए अब यहाँ पे बन गई है, यहीं पे इसको सबको नीचे कर दिया है, तो हर रे का दिखाता रहेगा। ये ज़्यादा ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होती, इसको इस्तेमाल करना हो तो हम होम में आके ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ही इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी समझ लग गई आपको। स्लाइसर आप लोगों का हो चुका है, आप लोगों को यकीनन याद होगा। कहाँ पे हुआ बता सकते हैं, टेबल में हुआ। कहाँ पे हुआ, टेबल में हुआ।